अब आगे आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, एडिशन के ऊपर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई है। अब एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना किसी भी चीज़ को, ठीक है। दो चीज़ें आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं, जुड़ती हैं, दैट इज़ एडिशन। अब एडिशन को जो मटेरियल है जो जोड़ता है उसे कहते हैं एडहेसिव, एडहेसिव मटेरियल जो कि जोड़ने के काम आ रहा है। और एडहेरेंट इज़ द मटेरियल इटसेल्फ, ठीक है, जो जोड़ रहे हैं, जिस मटेरियल को जोड़ रहे हैं, दैट इज़ एडहेरेंट। ओके, नाउ एडहेसिव भी रिक्वायर बॉन्ड बिटवीन, अच्छा, to bond dentine and the gold if adhesive act as a filling material required to attach one surface enamel and dentine। ओके, अब इसके अंदर, अच्छा, अब इसके अंदर ना मटेरियल कौन कौन से एडहेरेंट मटेरियल्स आते हैं, एडिशन मटेरियल्स, फिलिंग मटेरियल्स होते हैं, ल्यूटिंग मटेरियल्स, फिशर सीलेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एज अ एडहेशन के लिए हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में। फिलिंग मटेरियल वो भी दांत के साथ जुड़ता है, ल्यूटिंग नाम से ये जोड़ने वाला मटेरियल, फिशर सीलेंट सील करने के लिए, सी, ये सारी चीज़ें। अब क्या है, डेंटल एडहेसिव्स आर कॉमनली यूज्ड टू फॉर्म अ थिन लेयर बिटवीन टूथ और रिस्टोरेटिव मटेरियल के बीच में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि दोनों आपस में जुड़े रहें, सही। फिलिंग मटेरियल और दांत आपस में जुड़ जाए तो उसके लिए हम बीच में एक ल्यूटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं या एडहेरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं ना। अब इसके ऊपर आते हैं, क्या है, मैकेनिकल अटैचमेंट और केमिकल एडहेशन होते हैं। दो तरीके से जो है मटेरियल्स जुड़ते हैं। एक होती है सबसे पहले मैकेनिकल अटैचमेंट। अब मैकेनिकल में क्या होता है कि हमें सरफेस इरेगुलरिटीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है, थोड़ी सी रफ सरफेस चाहिए होती है ताकि हमारा मटेरियल उसके अंदर लॉक हो जाए, ठीक है, बॉन्ड हो जाए। तो अब दो तरीके से होती हैं, एक माइक्रो मैकेनिकल अटैचमेंट और एक मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है, छोटी छोटी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, छोटी छोटी सी रफ सरफेस, रफनेस होती है जिससे मटेरियल जुड़ता है। और दूसरा मैक्रो, जिसमें हमें बड़ी कैविटी अंडर कट्स, इस तरीके से अंडर कट्स बनाने पड़ते हैं ताकि अंदर लॉक हो जाए मटेरियल और फिर निकले ना। दिस इज़ मैक्रो मैकेनिकल, सही है। फिर अब दूसरी होती है केमिकल एडिशन। मैकेनिकल हो गई, केमिकल। केमिकल में क्या होता है कि केमिकली अटैच हो जाता है दांत के साथ, ठीक है, कोई भी मटेरियल, सही। अब इसके अंदर यही है कि अगर वंडरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अगर जुड़ते हैं, ये केमिकल बॉन्ड्स हैं इनके दांत जो भी मटेरियल है, अगर इन दोनों के थ्रू जोड़ेगा तो फिर वीक बॉन्ड बनेगा, वो फिलिंग मटेरियल जल्दी निकल जाएगा, सही। लेकिन अगर आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बनेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और वो चिपका रहेगा मटेरियल, सही है। इसके लिए कोई अंडर कट नहीं चाहिए होता, ठीक है, डायरेक्टली लगाएंगे और केमिकल के थ्रू जो है, केमिकल रिएक्शन से ही वो जुड़ जाएगा आपस में। नाउ एडहेशन के लिए क्या चाहिए होता है, वेटिंग चाहिए होता है। वेटिंग का मतलब क्या होता है कि कितना फ्लोई मटेरियल है, कितना वो उसको कवर कर रहा है, ठीक है। एडहेसिव मस्ट बी कैपेबल ऑफ वेटिंग द एडहेरेंट सरफेस, यानी कि अच्छे से उसको कवर करे, वेट कर दे, ठीक है, उस सरफेस को वेट करे। In the case of mechanical attachment, the adherent must flow readily across the adherent surface and enter into all surface undercuts to form the bond, सही। अब इसके अंदर क्या है कि मैकेनिकल के लिए इसमें तो हमने अंडरकट्स बनाते हैं ना, कैविटी इस तरीके से बनाते हैं, सही, कि मटेरियल इजीली उस अंडरकट्स के अंदर चला जाए, यानी कि वेट करे उसको पूरी तरीके से अंदर तक चला जाए, तभी जो है वो सही से जुड़ेगा। जबकि केमिकल के अंदर कह रहे हैं कि एडहेसिव मस्ट वेट द एडहेरेंट सरफेस, यानी कि उसी सरफेस को, उसमें तो अंडरकट्स में जाना ज़रूरी है और इसमें सरफेस को ही वेट करे ताकि जुड़ जाए, वो आपस में बॉन्ड बना ले, ठीक है। नाउ एबिलिटी ऑफ एडहेसिव टू वेट द एडहेरेंट सरफेस को भी इवेलुएट करते हैं बाय कांटेक्ट एंगल से, कि आइदर ये जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से उस सरफेस को वेट कर भी रहा है कि नहीं, वेट मतलब उसको कवर कर रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है कि नहीं। तो ये है, देखें, ये हमने तुत ले लिया एक तरीके से, ठीक है, एडहेरेंट ले लिया, ठीक,
जो भी सरफेस, और एक हमने ले लिया एडहेसिव जो भी फिलिंग मटेरियल, लूटिंग मटेरियल लगाया। जब हमने लगाएंगे वो फ्लोई मटेरियल हमने लिया और इसने इजीली फ्लो कर लिया, पूरी सरफेस को कवर कर लिया, मतलब वेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे एंगल, ये कॉन्टैक्ट एंगल देखेंगे, ये क्या है, लो है, कितना कम एंगल बन रहा है, मतलब ये इसने अच्छे से वेट किया है, इट इज़ गुड। लेकिन अगर हमने कोई भी फ्लोई मटेरियल लिया, मतलब ग्लूटिंग मटेरियल डाला और अच्छे से फ्लो नहीं किया, ये मटेरियल वहीं का वहीं, वो जो ड्रॉप हमने डाला वो वहीं का वहीं रह गया, बहा नहीं, ठीक है, वेट नहीं किया, और इसका कांटेक्ट एंगल देखेंगे हाई है, ठीक है, इसने ग्लोब बना लिया, सही है, इसने वेट नहीं किया। तो अब यही कह रहे हैं कि आइडियली ज़ीरो होना चाहिए ये कांटेक्ट एंगल, बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर पूरा वेट कर दे, दैट्स इट, सही है। इस तरीके से ये कांटेक्ट एंगल हो गया कि कांटेक्ट कर रहा है ना, एडहेसिव और एडहेरेंट कांटेक्ट जहाँ पे कर रहा है आपस में, दैट इज़ कांटेक्ट एंगल। ठीक, इससे हम देखते हैं कि कितना वेटिंग है, कितना एडहेरेंट अच्छे से जुड़ रहा है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द रेजिन्स यूज्ड इन डेंटल फिलिंग्स आर रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, जितने भी फिलिंग मटेरियल्स हमारे डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं रेजिन मटेरियल्स, वो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेल करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे मुंह में क्या है, सलाइवा, वाटर, और दांत में जो डेंटिन और इनेमल है उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब ये मटेरियल हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, जबकि डेंटिन और इनेमल मॉइस्ट होते हैं। तो अब क्या करें, फिलिंग मटेरियल कैसे जुड़ेगा, वरना तो ये हाल होगा, ठीक है, ग्लोब बन जाएगा, वो जुड़ेगा ही नहीं, आपस में वेट ही नहीं होगा, अडहेर नहीं करेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि मटेरियल को इम्प्रूव करता है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, मटेरियल चेंज कर देता है नेचर का, इनका हाइड्रोफोबिक को हाइड्रोफिलिक कर देता है, सही है, आपस में जोड़ता है मटेरियल को, इम्प्रूव करता है एफिनिटी ऑफ द रेजिन यूज्ड इन रेस्टोरेटिव, बस वही है, ठीक है, एडिशन बना कर देता है। एडहेसिव फोर्सेस आर मैक्सिमाइज इफ आर इन कॉन्टैक्ट ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि फोर्सेस भी जनरेट होती हैं, ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस क्या होता है कि फोर्सेस लगती हैं जुड़ने के लिए मटेरियल्स को, ठीक है, अगर तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी ना उसको जुड़ने में, सही है। तो अब इसके अंदर देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सब ऊपर है। अब इसके देखिए सरफेस बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर है, यानी कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है, ठीक है, तो ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी यहाँ पर। और हमने देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि थिक मटेरियल ले लिया है, एडहेसिव शुड बी अप्लाइड इन लो विस्कोसिटी फ्लूइड, भी कह रहे हैं कि जो भी एडहेसिव हो वो थोड़ा लो विस्कोसिटी उसकी कम हो या पेस्ट फॉर्म में हो, ताकि वो इजीली पूरी सरफेस को कवर कर ले। अब यहाँ पर हमने बहुत ही विस्कस मटेरियल ले लिया है, ठीक है, दोनों रिजिड सरफेस हैं, 2 रिजिड सरफेसेस हो रही हैं, ठीक है, तो स्मॉल एरिया पे लग रही हैं, यहाँ पे बस अटैच हुआ, अंदर बहा ही नहीं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगी है, एडहेरेंट फोर्स, यहाँ पे सही से अटैचमेंट ही नहीं हुई, एडहेशन ही नहीं हुई। फिर अब दूसरा मटेरियल इसमें है कि है तो लिक्विड ही है, विस्कोसिटी इसकी कम है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि पूरी तरीके से सरफेस को कवर करे, ठीक है, ये क्या है, एडहेसिव इज अ फ्लूइड है, बट सही से वेट नहीं किया उसने उस एडहेरेंट सरफेस को। जबकि तीसरे वाले में क्या है, एडहेसिव फ्लूइड है और उसने वेट भी कर लिया एडहेरेंट सरफेस को, तो अच्छे से वो जुड़ गया, सही है। दीज आर द थिंग्स कि हमें फ्लोई मटेरियल लेना चाहिए, विस्कोसिटी जिसकी कम हो और अच्छे से वेट करता हो। ज़्यादा विस्कस लेंगे तो वो पूरी तरीके से सरफेस को वेट नहीं करेगा। इस तरीके से अब नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे दी गई है कि हम क्या करते हैं, हमने कहा था ना कि अटैचमेंट होती है, मैकेनिकली भी होती है, सही है, तो हम क्या करते हैं, दांतों में अंडरकट्स बना देते हैं इस तरीके से। अब दांतों में इस तरह तो हम नहीं बैठ के बनाते ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, एच करते हैं, हम एसिड एच करते हैं, थोड़ा सा हम एसिडिक मटेरियल लगाते हैं ताकि वो सरफेस रफ़ हो जाए। इस तरीके से रफ़ हो जाती है तो की सरफेस,
ठीक है, इनेमल की सरफेस। और फिर जब हम मटेरियल डालते हैं तो देखिए इस वाले में मटेरियल कैसा डाला है, एडहेसिव इज टू विस्कस, काफ़ी थिक हो गया कि उसने उस जो हमने एच किया है उसके अंदर गया ही नहीं। ठीक है। और दूसरी मर्ज देखिए इसके अंदर हमने थोड़ा लेस विस्कस किया कि वो विस्कोसिटी उसकी कम थी, तो इजीली उसने वेटिंग कर दी है। और जो हमने इसके अंडरकट्स बनाए, एच किया, वो इजीली अंदर तक फ्लूइड चला गया और वो एडिशन अच्छी हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसमें यही है। नाउ कम्स दी मिससेलेनियस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब मिससेलेनियस जो कि दूसरों में नहीं आ रही थी, ठीक है, अब इसमें है डायमेंशनल चेंजेस। डायमेंशनल चेंजेस मतलब उसकी शक्ल शेप में चेंजेस आना, इस डायमेंशनल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, अकर ड्यूरिंग इम्प्रेशन रिकॉर्डिंग, कास्टिंग ऑफ अलॉय और सेटिंग ऑफ डायरेक्ट रेस्टोरेट मटेरियल में। ठीक है, यानी कि जब भी हम इम्प्रेशन ले रहे होते हैं, जो इम्प्रेशन मटेरियल है उसमें जो भी चेंजेस आ रही होती हैं वो, या कोई भी हम कास्टिंग करने के लिए यानी कि कोई भी मेटल वगैरह हार्ड हो रहे हैं, दैट्स जो भी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, अब मैनिपुलेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग, वही ना कि दो मटेरियल्स को हम आपस में मिक्स करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और फिर वो सेट होता है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो भी डायमेंशनल या उसकी शेप में जो भी चेंजेस आ रही हैं, दैट्स डायमेंशनल चेंजेस। अब कह रहे हैं इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन भी वही ना मिक्सिंग का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनके पॉलीमराइजेशन जिसमें दो मटेरियल आपस में लिक्विड और पाउडर जो भी हैं मिलते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, या तो फिर एक्सपेंड होता है, दो तरीके से हो सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है या एक्सपेंशन हो सकती है, दैट्स द डायमेंशनल चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, अब इसमें यही है कि एग्जाम्पल दी गई है इसमें कि सेटिंग एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मटेरियल। अगला चैप्टर हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल ही होगा तो पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो है एक्सपेंड होता है जब वो सेट होता है। इसी तरीके से कास्टिंग मटेरियल जो होता है, जो कि मेटल होता है, मेटल श्रिंक होता है। सही। अब डायमेंशनल चेंजेस कब कोई कह रहे हैं कि कंटिन्यू रहता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेटिंग। अच्छा, इनके अगर मटेरियल देखे जाएँ तो वो फ़ौरन से सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें डायमेंशनल चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, अब इसमें यही है कि हमें वो ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो डायमेंशनली स्टेबल रहे मुंह के अंदर। ठीक है, अब आगे आते हैं डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी मीन्स वही थिकनेस ऑफ द मटेरियल, अब इस या हार्डनेस कह लो। ठीक है, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है इसमें, चूजिंग एन अलॉय टू कंस्ट्रक्ट द कंपोनेंट ऑफ द अपर डेंचर। ओके, डेंसिटी नेसेसरी टू कंसिडर द डेंसिटी। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं बल्क ऑफ द मटेरियल कि हमने कितनी थिकनेस में यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल। वे कह रहे हैं अगर जैसे हमने डेंचर बनाया तो हमारी जो ऊपर का डेंचर है वो पतली होनी चाहिए, मतलब उस मटेरियल की डेंसिटी कम हो, क्योंकि देखिए जब हम मुंह में जैसे बत्ती सी लगाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला जब डेंचर लगाते हैं वो तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से गिर जाएगा ना, बार बार ऊपर नहीं चिपका रहेगा, बार बार गिरेगा अगर तो डेंसिटी उस मटेरियल की ज़्यादा हुई। तो इसीलिए उसकी डेंसिटी लो होनी चाहिए ताकि बार बार डेंचर गिरे ना, हैवी ना हो। सही है, या जो भी मटेरियल बल्की ना हो। सही है, वरना तो बार बार गिरता रहेगा। सही, डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस लगती रहेंगी। ठीक, इसलिए हमें लो डेंसिटी वाला मटेरियल अलॉय यूज़ करना चाहिए, और ताकि कम से कम अमाउंट में बल्क ना बने, पतला सा हम लेयर लगाएं और हो जाए ताकि वो गिरे नहीं बार बार। दैट्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। नाउ कम्स द अपीयरेंस, यानी कि वो मटेरियल, डेंटल मटेरियल दिखता किस तरीके से। ठीक है, तो अब बहुत सारे जजमेंट इसमें यही है कि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है कि उसने क्या कलर देख रहा है क्या नहीं देख रहा। इसमें वो ये जो देख सकते हैं दैट्स जज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, दैट्स कलर ब्लाइंड होते हैं कुछ लोग। ठीक है, अब इसमें यही है कि जो भी हम फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उस
का कलर किस तरीके का होना चाहिए। CIE हमने एक यूज़ किया, कमीशन इंटरनेशनल डी एक्लिरेज, ठीक है। अब ये एक मेथड है जिससे हम कलर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ये रहे L, A एंड B, सही है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें ह्यू, 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपीयरेंस में, यानी कि कलर्स जो भी हम फिलिंग मटेरियल या क्राउन लगा रहे हैं, फिलिंग मटेरियल लगा रहे हैं, उसका कलर मैच करने के लिए। अच्छा, अब इसमें ये भी लिखा हुआ था कि जज करने कि फिलिंग मटेरियल किस तरीके का होना चाहिए, कि लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसमें से लाइट पास होती है कि नहीं होती है, उसकी थिकनेस पे भी अफेक्ट पड़ता है कि किस तरीके के अपीयरेंस है, ये सब चीज़ें। अब मोस्ट जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो होती है, पहली वेवलेंथ और ह्यू, ठीक है। वेवलेंथ और ह्यू होती है, फिर नेक्स्ट आती है कलर इंटेंसिटी या क्रोमा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्राइटनेस, जिसको वैल्यू, इनके दोनों नाम हैं इनके, ठीक है। इसके काफ़ी बेसिक यूज़ आते हैं, ठीक है। ह्यू क्या है, कलर को कहते हैं, ह्यू एक तरह से जो भी उसमें कलर आ रहा होता है। क्रोमा यानी कि उस कलर की इंटेंसिटी को कहते हैं क्रोमा। ह्यू इज़ द कलर, या जिसका दूसरा नाम वेवलेंथ भी कहते हैं। क्रोमा इज़ द कलर की इंटेंसिटी क्या है, सही है। रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सारी ये इसको बताया गया है। और ब्राइटनेस इज़ द वैल्यू, ब्राइटनेस को वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, जो कि L है, ठीक, कितना ब्राइट है कि नहीं है। अब ह्यू एंड क्रोमा जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि ब्राइटनेस में अफेक्ट होती हैं बाय फिनिशिंग से, ठीक है। यानी कि कलर वगैरह तो हमने खुद देखा, ठीक है, ह्यू और उसकी कलर की इंटेंसिटी क्रोमा, जबकि ब्राइटनेस आती है, वही कह रहे हैं कि अगर हम फिलिंग मटेरियल करें और उसको हम पॉलिश कर दें तो उससे ब्राइटनेस बढ़ जाती है फिनिशिंग से, ठीक है। अब रेजिन बेस्ड प्रोडक्ट्स, द इनिशियल ह्यू एंड क्रोमा आर कंट्रोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर, यानी कि खुद से हम देखते हैं कलर्स वगैरह किस तरीके से पिगमेंट्स ऐड कर लेते हैं, फिलर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसल्यूसेंसी और ओपेसिटी हम खुद मैनेज करते हैं मटेरियल्स की, ठीक है। पैसेज ऑफ लाइट, कि कितना लाइट अंदर से जा सकती है उस मटेरियल में से कि नहीं। हैविंग अ कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड डिग्री टू विच द फिलर और मैट्रिक फेस है मैच, वही ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कितनी लाइट पास हो रही है उसमें से, कितनी नहीं हो रही। चेंजेस इन ह्यू एंड क्रोमा अकर ओवर द टाइम, और वही कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जो है फिलिंग मटेरियल का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इनके चेंजेस आ जाती हैं ह्यू और क्रोमा में, ठीक है, थ्रू द मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन और रिएक्शन ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, यानी कि आपस में इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करके, या कुछ अब्जॉर्प्शन हो जाती है, खाना में भी स्टेन्स होते हैं, तो उस स्टेन्स की वजह से जो है उसकी कलर्स चेंज हो सकते हैं। टू डिस्टिंग्विश दीज टू टर्म, इंट्रिंसिक हैं या एक्सट्रिंसिक हैं, तो वो हमें खुद देखना चाहिए कि इंट्रिंसिक मतलब कि वो जो भी चेंजेस, स्ट्रेन, जो भी कलर चेंज हो रहा है वो अंदर की तरफ से चेंज हो रहा है या सिर्फ बाहर की तरफ ही लगा हुआ है। बाहर क्या है तो वो तो पॉलिश करके उतर जाएगा, वापस सही हो जाएगा, लेकिन अगर कलर अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है तो फिर वो इंट्रिंसिक स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, अपीयरेंस हो गई है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। अब क्या है, सॉलिबिलिटी एंड इरोजन। इरोजन तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एसिड अटैक की वजह से जो भी सरफेस इरेगुलरिटीज़ या ख़राब हो रही है, एब्रेशन हो रही है, दिस इज इरोजन। अब सॉलिबिलिटी नाम से ये है कि कितना हल हो रहा है वो मटेरियल, सॉलिबिलिटी। एक्सटेंट टू विच विल डिज़ोल्व इन अ गिवन फ्लूइड, यानी कि वाटर या स्लाइवा में कितना वो मटेरियल डिज़ोल्व हो रहा है, दैट इज़ उसकी सॉलिबिलिटी। जबकि इरोजन क्या होता है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस की वजह से डिसोल्यूशन, डिज़ोल्व हो जाना विद अ माइल्ड, इसमें थोड़ा सा मैकेनिकल एक्शन भी होगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, सरफेस लेयर वीक हो जाती है और फिर वही टोटली डिटैच हो जाएगी थोड़ी सी भी अब्रेजन से, इसलिए कहा। इरोजन में होता क्या है, वही ना कि केमिकल प्रोसेस होता है, एसिड अटैक होगा, कोई भी एसिडिक ड्रिंक ली तो उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस
रफ़ हो गई, अब्रेड होगी, लेकिन अब हल्का सा भी कोई भी मैकेनिकल एक्शन होगा, रगड़ लगेगी, मैकेनिकली टच होगा तो वो डिटैच हो जाएगी सरफेस, क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अब क्या है, ओकेजनली सम कंफ्यूजन होती है टर्म इरोजन में, कह रहे हैं यूज टू इम्प्लीफाई डैमेज प्रोड्यूस बाय इम्पिंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वही कह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल लग रहा है उस पर आकर। सही। इन डेंटिस्ट्री यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हार्ड सरफेस बाय एसिड। अब वही कह रहे हैं कि डेंटिस्ट्री में हम इरोजन क्या कहते हैं, कोई भी एसिड की वजह से हार्ड सब्सटेंस अगर ख़राब हो रहा है, ठीक है, हार्ड टिश्यू ख़राब हो रहा है, दैट इज़ इरोजन। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस इज़ इट। ओरल का जो है, ओरल फ्लूइड्स का जो हमारे पीएच है 4 से 8.5 तक होता है। सही है, 4 to 8.5 तक है। तो मतलब क्या है, माइल्डली एसिड है, क्योंकि बिल्कुल एसिड भी नहीं है और बिल्कुल अल्कलाइन भी नहीं है, माइल्डली है। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन अगर हाईली एसिडिक सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लें या चॉक कंटेनिंग टूथपेस्ट ले लें तो ये पीएच ऊपर नीचे हो सकता है, कितना 2 to 12 तक भी जा सकता है। सही है, दैट्स इट। अब क्या है, जजिंग मटेरियल बाय लॉस ऑफ वेट चेंज इज लेस सेटिस्फैक्ट्री एज मटेरियल इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस, द वेट ऑफ द स्पेसिमेन में इंक्रीज इफ वाटर इज एब्सॉर्ब। ठीक है, अब इसमें ये है कि हम वेट चेंजेस से इतना जज कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर तो वेट कम हो रहा है, ये नहीं कह सकते कि ना कि कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि इरोजन हो गया तो सरफेस वेयर ऑफ हो गई, क्यों, क्योंकि सॉलिबिलिटी के अंदर जो है वही वाटर एब्सॉर्ब होगा तो वो उसका वेट बढ़ जाएगा। सही है, तो इसमें कि इतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आता कि कितना एब्सॉर्प्शन और कितनी लॉस हो रहा है मटेरियल। नेक्स्ट आते हैं हम लीचिंग के ऊपर, लीचिंग ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, अब लीचिंग क्या होता है, ये होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन के थ्रू। सॉलिबिलिटी क्या था कि वाटर में कितना डिसॉल्व हो रहा है। लीचिंग, लीचिंग ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट, लीचिंग होता क्या है, लीचिंग इज एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन होता है। सॉलिबिलिटी में क्या था, सॉलिबिलिटी में यानी कि वाटर में कितना डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज सॉलिबिलिटी। अब लीचिंग में क्या है, जो मटेरियल अपने एनवायरनमेंट यानी कि एक्वस एनवायरनमेंट में होता है, इनके स्लाइवा होता है ना, तो वहाँ से कितना वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन है इसके अंदर उस मटेरियल के कितना एब्सॉर्ब हो रहा है वाटर। ठीक है, दैट इज लीचिंग। अब आगे क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मटेरियल may be lost into the oral fluid by diffusion process commonly referred to as leaching। ठीक है, यानी कि अब ये ओरल फ्लूइड की वजह से वो तो एब्जॉर्ब तो कर रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन कुछ मटेरियल लॉस भी हो रहा है। ठीक है, ओरल फ्लूइड्स के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू, दैट इज लीचिंग। सही, ओरल फ्लूइड्स के अंदर मटेरियल लॉस हो रहा है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। सही, अब आगे क्या है कि सॉफ्ट एक्रेलिक पॉलीमर्स, हमने पहले पढ़ा है कि वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर कुशनिंग, कुशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिटिंग सरफेस ऑफ द डेंचर्स, इनके डेंचर के जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर हम एक्रेलिक लगाते हैं, सॉफ्ट एक्रेलिक पॉलीमर्स लगाते हैं ताकि वो एक कुशन इफेक्ट दें। ठीक है, सरफेस ऑफ रिलाई ऑन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ प्लास्टिसाइजर, वही कह रहे हैं उसमें प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं हम। ठीक है, ताकि वो थोड़े सॉफ्ट रहें। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता से लीचिंग होती रहती है, यानी कि जो प्लास्टिसाइजर्स हैं कॉजेज रेजन्स टू बिकम हार्ड, इनके वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंड देयर फॉर इनसफिशेंट फॉर, फिर वो जाहिर सी बात है हार्ड हो गए तो ऐसा कुशन की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें लीचिंग होती है। सही है, सॉफ्ट एक्रेलिक पॉलीमर्स के अंदर। ओकेजनल लीचिंग इज़ यूज फॉर बेनिफिशेंट्स, यानी कि बेनिफिट भी होता है पेशेंट्स के लिए। ये क्यों, एग्जाम्पल दी गई है, सम सीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसके अंदर, ठीक है, सीमेंट्स के अंदर,
जो कि स्लो लीचिंग, अगर इसके अंदर अगर लीचिंग हुई तो क्या होगा, अल्कलाइन इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है, इन द बेस ऑफ द डीप कैविटी, क्योंकि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डीप कैविटीज़ में लगाते हैं और फिर उसके ऊपर से फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसमें क्या होगा कि एक अल्कलाइन लीचिंग होगी, यानी कि वाटर जो भी सलाइवा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो लीचिंग होती रहेगी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लॉस्ट होता जाएगा ना एक तरह से। इसमें यही था लीचिंग में कि वाटर एब्जॉर्ब करके डिफ्यूजन के थ्रू पार्टिकल लॉस करता है। तो क्या होगा कि अल्कलाइन इन्वायरमेंट बन जाएगा, डुअल बेनिफिट होगा, एक तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी बन जाती है और दूसरा सेकेंडरी डेंटीन फॉर्मेशन के डेंटीन में भी एब्जॉर्ब होता जाएगा ना, तो उसमें क्या कहेगा, सेकेंडरी डेंटीन फॉर्मेशन बनाता है ये, सही। अब सम रिस्टोरेटिव लीच फ्लोराइड, सही है। अब कुछ कुछ में वही कह रहे हैं कि कुछ रिस्टोरेटिव में क्या होता है कि फ्लोराइड लीच होता है, लीच मतलब कि डिफ्यूजन हो रही होती है, फ्लोराइड रिलीज होता है, सही है। अब इसमें जाहिर सी बात है फ्लोराइड तो अच्छा होता है डेंटल हार्ट टिश्यूज़ के लिए, तो बेनिफिशियली इफेक्ट होगा, सही है। इफ़ आयन चेंजेस इज गुड चांस, वही कह रहे हैं ना कि हाइड्रोक्सिल क्रिस्टल्स को फ्लोराइड से रिप्लेस कर देता है। सो इफ़ लीचिंग अकर बाय वॉश आउट, तो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा वो, जैसे बस यही है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से लीचिंग से वो मटेरियल लॉस होता रहेगा ना। नेक्स्ट इज क्रोजन। क्रोजन एक तरह से क्या है, तो जंग लग जाना मेटल के अंदर, ठीक है। तो क्रोजन क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी है मेटल या अलॉयस की, ठीक है। मेटल जो केमिकली रिएक्ट कर रहा होता है मुंह के अंदर, वही कह रहे हैं क्रोजन रेजिस्टेंस अच्छी प्रॉपर्टी होती है। क्रोजन इज जंग लगना, दैट इज़ नॉट गुड, लेकिन क्रोजन रेजिस्टेंस यानी कि क्रोजन को जंग लगने से रोकना ना, इस क्रोजन रेजिस्टेंस इज़ अ गुड प्रॉपर्टी। मुंह के अंदर क्योंकि सलाइवा होता है तो क्रोजन हो जाएगी मेटल्स में, तो इसीलिए क्रोजन रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है उसमें, इसके अंदर, ठीक है। मेटल अलॉयस वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो इजीली क्रोज्ड हो सकते हैं वो। अब आगे आते हैं, तो लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ आर मोर रिएक्टिव, सही है, और लार्ज पॉजिटिव लेस रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स की बात करें जो लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर होते हैं, ये सारे दिए गए, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव आइंस की तरफ जाएंगे, और ये नेगेटिव की तरफ, तो ये वाले ये कम रिएक्शन देते हैं, ठीक है, इतनी जल्दी से क्रोड नहीं होते, ज़्यादा रिएक्शन इसमें नहीं होता इतना, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गोल्ड, प्लेटिनियम, प्लेडियम, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, सही है। ये सब हाइड्रोजन भी, ये इंक्रीज मोबिलिटी, इसलिए नोबल मेटल्स हैं, ये जल्दी इनमें जंग नहीं लगता ना, ठीक है, क्योंकि इतना रिएक्ट नहीं करते, रिएक्टिविटी इनकी इतनी नहीं है। अब आगे आते हैं, कम रिएक्टिविटी, ये नेगेटिव है, इसमें आयरन, टिन, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये बहुत जल्दी रिएक्शन होता है, इनकी क्रोजन जल्दी होती है इनमें, ठीक है, रिएक्टिव ज़्यादा होंगे ये। तो अब इसके अंदर यही है कि मेटल है एक, वो आगे जाके पॉजिटिव आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके अंदर से, सही है। फिर क्या हुआ इस इलेक्ट्रोड में, अब नेक्स्ट आते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया, ठीक है, इसमें हमने पानी डाल दिया, सही है, और इनके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाला, और एक कैथोड और एक एनोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए इसके अंदर, ठीक है, एक जिंक का डाल दिया और एक कॉपर का डाल दिया। तो जिंक हमने यहाँ पढ़ा था कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इधर से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए प्लस साइंस, जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे इसमें से, मेटल्स रिलीज होंगे, और फिर वो निकल के कहाँ जाएंगे, इस वाले में कॉपर के अंदर चले जाएंगे, सही है। क्यों, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, तो इसमें से आयंस नहीं निकलेंगे, इसमें से पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, सही है। यहाँ से मटेरियल लॉस्ट हो रहा है, सही है, नेगेटिव साइड से इस तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ,
ठीक है। तो यही है कि जिंक इज इक्वल्स टू जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए जो कि इधर चले गए। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट द कॉपर बाय द रिएक्शन, वही हाइड्रोजन तो साथ में एज अ सेंटर में ना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमने पीछे पढ़ा था, कोई भी चीज़ें रिएक्ट करती हैं केमिकली तो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन साथ में निकल रहा है, सही है। 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे थे, सही, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2 बन गया, सही। अब आगे आते हैं, जिंक को हमने कहा क्या, एनोड कह दिया, ठीक है, कि पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं, एनोड है, सही है। दिस इलेक्ट्रोड एट विच पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे बन रहे हैं पॉजिटिव आयंस, देयरफॉर एट विच क्रोजन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो ये क्रोजन होगी यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे जंग लग जाएगा क्योंकि मटेरियल लॉस हो रहा है। अब कॉपर जो है ये कैथोड है, नेगेटिव आयंस है, ठीक है, और इसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेटअप। माउथ के अंदर भी कह रहे हैं कि माउथ के अंदर भी एक तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स नेचुरली बना हुआ होता है। अगर 2 तरह की फिलिंग मटेरियल्स हमारे मुंह के अंदर, अलग अलग मेटल्स की फिलिंग मटेरियल हो जाए, सही है, और सलाइवा तो है ही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है। सलाइवा, टिश्यू फ्लूइड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, और 2 मेटल्स हैं, ठीक है, फ्रॉम रिस्टोरेटिव, यानी कि एक रिस्टोरेटिव मटेरियल के ही अंदर जो है 2 किस्म के मेटल्स डले हुए हो सकते हैं, ठीक है। अलॉय वही कहते हैं ना कि 2 मेटल्स आपस में मिक्सड हैं, डिफरेंट फेजेस हैं, ठीक है। ये एक फिलिंग मटेरियल की हुई है और ये सलाइवा है, और वो फिलिंग मटेरियल 2 मेटल से मिलके बनी हुई है, ए और बी, ठीक है। तो अब इसमें यही है कि ए वाला जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसमें से आयंस निकलेंगे, बी में चले जाएंगे, सही है, तो कोरोजन हो जाएगी, दैट्स इट। ये सब कुछ इसमें ही था। अब आगे आते हैं, क्रोमियम की बात की गई है। ये देखिए, क्रोमियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है ना, इंक्रीज रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिव होता है, तो इसमें कोरोजन होना चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंगली क्रोमियम हम ऐड करते हैं अलॉयज़ के अंदर ताकि वो कोरोजन रेजिस्टेंस दें, ठीक है, जंग लगने से बचाती है, कोरोजन से बचाता है क्रोमियम। किस तरीके से, किसी भी मेटल के अंदर अगर हम क्रोमियम ऐड कर दें तो क्या होगा, क्रोमियम की रिएक्टिविटी हाई है, क्रोमियम निकलेगा, सही है, तो क्रोमियम लॉस होगा, लेकिन जो मटेरियल है वो ख़राब नहीं होगा, जो दूसरा मटेरियल है, सही है, दूसरा अलॉय है। तो इसीलिए सारी चीज़ें क्रोमियम ने अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, तो इम्प्रूव हो जाती है उस मटेरियल की कोरोजन रेजिस्टेंस। तो इसको पैसिवेटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्रोमियम इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव होता है, एक लेयर बन जाती है क्रोमियम ऑक्साइड की, क्योंकि जब वो निकलता है क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है, सही है। तो जब ये क्रोमियम ऑक्साइड बन जाएगा तो ये फर्दर जो है, जो दूसरा मेटल और अलॉय उसके अंदर है, उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको डिकम्पोजिशन नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्रोमियम ऐड कर देते हैं ताकि क्रोमियम ही कोरोजन अगर होनी है तो उसी में ही हो, और क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बने और फर्दर दूसरा अलॉय डैमेज ना हो। अदर फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं कोरोजन पे, जैसे कि रफनेस। अगर तो कोई भी फिलिंग मटेरियल रफ़ की हुई है तो जाहिर सी बात है वहाँ तो जंग लगेगा ही लगेगा ना, मतलब कोरोजन होगी क्योंकि वो मटेरियल ही रफ़ है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेसेस जनरेट होंगी उसके अंदर रफ़ सरफेस में। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जेसिव और कंटिन्यूड बेंडिंग कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ कोरोजन। यानी कि कोई भी हम मेटल ले लो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है मुसलसल, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, कोरोजन हो जाएगी, और लीड टू क्या हो जाएगा वहाँ पे, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग हो जाएगा, सही है। स्ट्रेस लगने की वजह से वहाँ पे कोरोजन हो गई और क्रैक आ गया उसके अंदर, ठीक। अब पिट्स इन रफ सरफेस लीड टू कोरोजन सेल, जाहिर सी बात है, वही हमने कहा कि रफनेस होगी तो वहाँ पे कोरोजन सेल बन जाएगा, कोरोजन होगी। मटेरियल एट द बॉटम ऑफ द पिट, यानी कि उस जो भी गड्ढा है वो फिर वहाँ पर एनोड बन जाएगा, और फिर
और बाकी सरफेस उसकी कैथोड बन जाएगी और इस तरीके से वो फिर वहाँ पे कोरोजन होगी। और ये क्या है, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर बन गया कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, क्योंकि वहाँ पे एक रफनेस थी, पिट था, वो एनोड बन गया, और बाकी सरफेस जो थोड़ी स्मूथ थी वो कैथोड है, और फिर वो कंसंट्रेशन सेल कोरोजन बन गया। पिट्स टेंड टू बिकम फिल्ड विद डेब्रीज, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रफनेस पिट्स के अंदर क्या होगा, कचरा वगैरह जो भी खा रहे हैं फूड पार्टिकल, वो सारे डेब्रीज वगैरह फंस जाएंगे, और वहाँ पर क्या होगा, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द बेस ऑफ द पिट, तो ऑक्सीजन लेवल नीचे कम हो जाएगा। सही है। To reduce, in order to reduce the corrosion, metal and alloys in the mouth should be polished to remove the surface irregularities। वही कह रहे हैं, मुंह के अंदर जब भी हम कोई फिलिंग मटेरियल करते हैं तो उसको फिनिशिंग और पॉलिशिंग ज़रूर करो, ताकि जो भी रफनेस है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि रफनेस होगी तो वहीं पे ही जो है क्रैक होगा, कोरोजन होगी, सब कुछ वहाँ पर हो गए, क्योंकि डेब्रीज जमा होगी, सारी चीज़ें वहाँ पर ख़राब होंगी। अब क्या है, डेंटिस्ट क्या है, डिसिमिलर मटेरियल्स आर नॉट अलाउड टू कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब इसमें यही कह रहे हैं कि डेंटिस्ट को भी ख्याल रखना चाहिए कि एक मुंह के अंदर दो दो मेटल्स की फिलिंग ना करे, एक गोल्ड की हुई है तो किसी और की कर दी, अमलगम की कर दी, तो दो मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो ठीक है, तो एक ही तरह की सिमिलर मटेरियल्स से सारी फिलिंग्स होनी चाहिए। टार्निश क्या होता है, कोरोजन तो हमने पढ़ ली ना, कि कोरोजन हो रही है, सरफेस लॉस हो रहा है मटेरियल का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। और टार्निश होता है, सरफेस डिसकलर्ड हो जाती है, ठीक है, थोड़ा जो भी अगर हमने जो मेटल की जो भी फिलिंग की है वो डिसकलर्ड हो गई, दैट इज़ टार्निश। अब आगे है फिजियोकेमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल और अलॉय और इसके इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से पार्शियल या टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है मटेरियल, या चेंज आ सकती है उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसको हमने टार्निश कह दिया, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करके जो डिफॉर्मेशन आ रही है दैट इज़ टार्निश। और टार्निश होती है सरफेस डिस्कलरेशन ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल और उसका इन्वायरमेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें यही है। अब इसके भी दो तरीके से होते हैं, एक स्टैटिक इमर्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट होते हैं, दो तरीके से हम टार्निश को चेक कर सकते हैं। सही है। तो अब इसके अंदर देखो दो मेथड है, एक स्टैटिक इमर्शन टेस्ट, स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे ना रुका हुआ, तो एक तरह से ये है। इसमें हमने क्या किया, जो भी मटेरियल है हमने उसको सोक कर दिया, ठीक है, जो भी अलॉय था उसको किस में सोक किया, लैक्टिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप कर दिया 7 डेज़ के लिए, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, 7 दिन तक रख दिया। तो इससे हम चेक कर सकते हैं, एक मेथड ये हो गया स्टैटिक इमर्शन टेस्ट। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, हैजार्डियस कहते हैं उसको, यानी कि जो कि थोड़े नुकसानदेह होते हैं, निकल, कैडमियम और बेरिलियम, यानी कि लोगों को एलर्जी भी होती है इनसे। सही, कुछ मेटल्स होते ऐसे ही हैं, ठीक है, जिनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो हैजार्डियस होते हैं, निकल, कैडमियम और बेरिलियम। फिर अब दूसरा जो टेस्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल में इसके अंदर भी हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, किस तरीके से मटेरियल को हम क्या करते हैं, मटेरियल फॉर्म्स वर्किंग इलेक्ट्रोड बनाता है, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, वही इसके अंदर हम कौन सा सोल्यूशन ले रहे हैं, उसमें लैक्टिक एसिड और सोडियम क्लोराइड लिया था, इसके अंदर हमने लिया सोडियम क्लोराइड लिया खाली, ठीक है, लेकिन उसका पीएच कितना रखा हमने, 7.4 रख दिया। सही है, इसमें हमने पीएच लिखा 7.4। पोटेंशियोडायनेमिक स्वीप इज कैरिड आउट, यानी कि वही उसमें फ्लो करेगा। सही है। पोटेंशियल और करंट डेंसिटी आर इंक्रीज, यानी कि करंट लगाएंगे, उसमें करंट डालेंगे। अब क्या है, टार्निश शुड डिटरमिन यूजिंग साइक्लिक इमर्शन टेस्ट। अच्छा, एक और भी टेस्ट है साइक्लिक इमर्शन टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम डिप कर लेते हैं सैंपल को
किसके अंदर, सोडियम सल्फाइड हाइड्राइड में यूज डालते हैं, ठीक है, सोडियम सल्फाइड हाइड्रेट में। कितने, 5 to 10 सेकेंड्स के लिए डालेंगे, लेकिन हर मिनट हम डालेंगे 5 to 10 सेकेंड, फिर हटा देंगे। 3 दिन तक हम हर मिनट में 10 to 15 सेकेंड्स के लिए डिप करेंगे, सही है। फिर देखेंगे, डिटरमिन करेंगे कि डिसकलर्ड हो रहा है वो मेटल कि नहीं हो रहा मटेरियल, सही है। तो टार्निश इसमें होगा क्या कि इसमें अंदर मेटेलिक सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा। अगर मेटेलिक सल्फाइड हो गया तो मतलब टार्निश हो गया, सही है। तो इस तरीके से ये टेस्ट हो गया टार्निश को चेक करने के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है, आइडियली मटेरियल क्या होना चाहिए मुंह के अंदर, नॉन टॉक्सिक हो, नॉन इरिटेंट और नॉन कैरियोजेनिक या एलर्जिक पोटेंशियल ना हो उसके अंदर, ठीक है। कैरीज ना करवाए, कोई भी नुकसान ना हो मुंह के अंदर, दैट्स इट। हार्मलेस हो, पल्प को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, अब इसके अंदर भी यही है कि हम 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं मटेरियल्स, डेंटल मटेरियल्स को, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि टॉक्सिक है कि नहीं है, ठीक है। पहला हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, सही है, जिससे पता चलेगा टॉक्सिसिटी तो नहीं है, इरिटेशनल तो नहीं है, कार्सिनोजेनिक तो नहीं, कैंसर कॉज तो नहीं करता, ये हमने स्क्रीनिंग टेस्ट कर दिया। सेकंड टेस्ट हमने कौन सा किया, लिमिटेड यूजेज टेस्ट, ठीक है। लिमिटेड यूजेज होता है, इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल्स के ऊपर, एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। मंकी और फेरट्स के अंदर पहले हम वो मटेरियल इंट्रोड्यूस करके देखते हैं, सही है। फिर थर्ड होता है रेंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, जो कि हम फिर वॉलंटियर ह्यूमंस के ऊपर फिर हम लगा के चेक करते हैं, सही है, दैट्स इट। अब इसमें एग्जांपल भी दी गई है मरकरी की, कि मरकरी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सही है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर इनहेल कर सकते हैं उसके मरकरी वेपर्स, इनहेल भी हो सकते हैं। अब वही कह रहे हैं कि पेशेंट जैसे आता है क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर, तो अगर वहाँ पर मरकरी है तो वो कुछ ही देर के लिए वहाँ पर रहता है, ठीक है, फ्यू मिनट्स के लिए ही रहेगा ना वहाँ पे मरकरी कंटेनिंग एनवायरनमेंट में। लेकिन जो डेंटिस्ट होते हैं या डेंटल सर्जरी जो कर रहे होते हैं वो तो ज़्यादा देर तक वहीं पे ही रहते हैं, ठीक है, तो उन पे ज़्यादा इफेक्ट होगा मरकरी का, सही है, डेंटल और रेजिस्टेंस का। तो इसलिए कह रहे हैं मरकरी जो है एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसका, ठीक है, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच, ये हमने चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टीज यूज टू करेक्टराइज मटेरियल्स। अगर आप लोग को इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको फिर उसमें आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको हाईलाइट करके वही सब कुछ आपको बता दिया है।